Okay. Now, lecture number 5, group 15 elements, and this question is important. Remember, anomalous properties of nitrogen. Anomalous properties of nitrogen. Explain anomalous properties of nitrogen. Or another question is that how nitrogen is differ in a group 15 elements. How nitrogen atom or element is differ according to group 15 elements. नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन एलिमेंट किस तरह से अलग दिखाया जाता है और अलग दिखता है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और सारे प्रॉपर्टीज जान लोगे तो ये बहुत इजी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, इट इज डिफर्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफर्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स अकॉर्डिंग टू स्मॉल साइज। उसकी साइज कैसी है? स्मॉल है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? हाई है। हाई आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी भी ज्यादा है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल आता नहीं है, वो बहुत ही दूर है। इसके हिसाब से डी ऑर्बिटल को पार्ट लेगा ही नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से एक बार, साइज क्या है? स्मॉल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हायर है। आयनेशन एंथैल्पी वो भी हाई है। और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वी कैन से डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल नहीं है। और इसके हिसाब से अगर आप जाने तो आप जानते होंगे, आगे पढ़े होंगे, N2 यानी कि डायटोमिक डाई नाइट्रोजन गैस, यू नो दिस वन, विद इटसेल्फ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों एटम अगर मिक्स हो जाए तो हमें क्या मिलेगा? N2 with the help of different types of we can say bond. One is sigma bond and two is the pi bond. You already learned in 11th standard, आप 11th standard पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। Cn minus cyanide ion with carbon atom. यहाँ पे NO नाइट्रिक ऑक्साइड with ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो उसके बीच में भी बॉन्ड बनता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो भी ऑर्बिटल यूज होती है वो कौन सी है? p पाई p पाई। रिमेंबर, क्योंकि नाइट्रोजन में भी p ऑर्बिटल है और दूसरे नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? p पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे C और नाइट्रोजन है, तो आप जानते हो कार्बन में भी p ऑर्बिटल होती है, नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल होती है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? p पाई। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर से यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? p पाई। यानी कि p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स। उसके साथ ही, यानी कि नाइट्रोजन अपने साथ ही वो बॉन्ड बनाता है, या दूसरा क्या होता है? नाइट्रोजन कार्बन के साथ या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी ऐसे p पाई बॉन्ड बनाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, p पाई का मतलब क्या होता है? p पाई का मतलब ये है कि जो भी नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल अवेलेबल है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह पढ़े हो तो यहाँ पे कार्बन में भी p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन में भी p ऑर्बिटल है, तो दोनों जब ओवरलैपिंग करेंगे, दो एटम जब ज्वाइन हो जाएंगे, तो उसकी कौन सी ऑर्बिटल यूज होगी? p ऑर्बिटल। और वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? p पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा। विद अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कंडीशन है। साइज कैसे होनी चाहिए? स्मॉल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? हाई होगी। तो वो कौन सा है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो उसके हिसाब से अगर नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे? नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे। आप जानते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर आप पढ़े हो तो आपको पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बिटवीन नाइट्रोजन वी कैन से दैट ट्रिपल p पाई multiple bond with itself and with other elements having small size and high electronegativity, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके साथ ये बॉन्ड बनाएंगे। तो बात कर रहे थे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? ट्रिपल बॉन्ड। आप ऑलरेडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में पढ़ चुके हो, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपने लुईस डॉट नोटेशन पढ़ा है तो फिर से एक बार यही टॉपिक आएगा। नाइट्रोजन के बीच में जो बीच है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है और उन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कौन से बॉन्ड बनेंगे? p पाई बॉन्ड। डायटोमिक का मतलब क्या होता है?
डाई का मतलब दो नाइट्रोजन एटम, दो नाइट्रोजन एटम जब मिक्स्ड होंगे तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी 941.4 किलो जूल पर मोल। ये बहुत ही ज्यादा है। उसके हिसाब से नाइट्रोजन का एलोट्रॉप्स जाना नहीं गया, याद रखिएगा 941.4 किलो जूल पर मोल जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा है। उसके हिसाब से कोई भी ऐसा एलोट्रॉप्स नाइट्रोजन का जाना जाता नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा p पाई बॉन्ड इज फॉर्म। कैसे p पाई बॉन्ड बनेगा वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। एक बार अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे p ऑर्बिटल में भी कितने होंगे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरलैपिंग होंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। आपको याद रखना पड़ेगा हेवियर एलिमेंट्स, ये याद रखो हेवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म p पाई बॉन्ड। ये तो बहुत इजी है क्योंकि p पाई बॉन्ड फॉर्म क्यों नहीं होता, उसमें d ऑर्बिटल होती है इसलिए as their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot have effective overlapping। effective overlapping नहीं हो रहा क्योंकि सेंटर से जब हम दूर जाते हैं तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होता और यहाँ पे p ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो p ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होंगे यानी कि सेंटर से दूर होंगे तो ओवरलैपिंग कम होगी। तो उसके हिसाब से ये डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा डिफ्यूज दैट दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। थस याद रखो ये क्वेश्चन है N2 molecule and triple bond and that means between nitrogen triple bond is present, याद रखो। उसके बाद में on the contrary we can say that between phosphorus this is considered as single bond, between arsenic single bond is present and between antimony single bond is present, while bismuth do not form this type of single bond but bismuth forms metallic bonds in elemental state। फिर से एक बार फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड, आर्सेनिक और आर्सेनिक के बीच में सिंगल बॉन्ड, एंटीमनी और एंटीमनी के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये जाने जाते हैं। और दूसरा क्या है bismuth forms metallic bonds in elemental state। Please make a screenshot, we just go in another, just we continue this topic। Okay, now continue in this topic, the single nitrogen bond is weaker than the single bond phosphorus bond। नाइट्रोजन बॉन्ड और फास्फोरस बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है उसमें वीक कौन सा है ये हमें एक्सप्लेन करना है। ये दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा। याद रखना है हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन of the non-bonding electrons owing to the small bond length। जिसकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में, किसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में, तो वो स्मॉल बॉन्ड लेंथ पाए जाएंगे। यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस उसमें से जो नाइट्रोजन है उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी स्मॉल होगी, और फास्फोरस वीकर है, जो वीकर है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है ज्यादा होगी, ये फास्फोरस की कम होगी। आपको याद रखना पड़ेगा हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स owing to the small bond length। as a result the catenation का मतलब क्या होता है, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ जुड़कर कार्बन के साथ कार्बन और हाइड्रोजन अरेंजमेंट करेंगे, जो कंपाउंड बनेंगे उसको कौन सी प्रॉपर्टीज कहेंगे कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज। तो एज ए रिजल्ट द कैटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसमें वीक है, नाइट्रोजन में वीक है। अनदर फैक्टर आप जानते हो बहुत ही इजी है, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है तो नाइट्रोजन Z = 7 He 2s2 2px1 2py1 2pz1, d ऑर्बिटल है ही नहीं। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में d ऑर्बिटल का जो इंक्लूडिंग होता है वो नहीं है, d ऑर्बिटल
एब्सेंस है उसके हिसाब से ये जो सिंगल NN बॉन्ड्स है वो वीकर देन सिंगल फास्फोरस बॉन्ड है। Besides restricting its covalency to 4, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी 4, आगे हमने देख लिया है। तो नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म d pi p pi बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है, तो वो d ऑर्बिटल कैसे लाएगा और उसमें कैसे होगा, तो आपको ये समझना होगा। तो उसमें d pi p pi बॉन्ड फॉर्म नहीं होते, आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमने एक्सप्लेन किया था। d pi p pi बॉन्ड किसमें होता है pF6 माइनस आयन और दूसरा है PO4 माइनस 3 आयन में, जिसमें फास्फोरस में d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन और फ्लोरीन कोई भी ले तो उसमें कौन सी ऑर्बिटल होगी p ऑर्बिटल, और इसके हिसाब से d pi p pi बॉन्ड इज फॉर्म। यहाँ पे ऐसा कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, d ऑर्बिटल एब्सेंस है, उसके वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे d pi p pi बॉन्ड फॉर्म होता नहीं है। तो नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म d pi p pi बॉन्ड, याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, आपको उसी पे जाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में यहां पे R3p डबल बॉन्ड O और R3p डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज नोन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जाने जाते हैं, ये व्हिटिंग का रिएक्शन में जो आता है वो है, सही है। तो अगर R3p डबल बॉन्ड O का इथीन के साथ रिएक्शन करोगे तो R3p डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा, तो वे R इज स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप। क्यों? तो ये फॉर्म होता है किसके वजह से, यहाँ पे देखिए फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी, फास्फोरस मैक्सिमम वैलेंसी इज 5, जैसे चेक 1 2 3 4 5, वंस अगेन 1 2 3 4 5, तो उसके वजह से यहाँ पे ये फॉर्म करेगा और d pi p pi बॉन्ड भी बनाएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा फास्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म d pi बॉन्ड, वो d pi बॉन्ड भी बनाते हैं, also with transition metals when their compounds like, यहाँ पे देखिए फास्फोरस के साथ कितने इथाइल है 3, तो इसको कहेंगे ट्राइइथाइल फॉस्फाइन, आगे पढ़ेंगे लिगेंड में आएगा। Those have tendency to donate electrons towards central metal ion is considered as ligand, ये आप डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जिसमें होता है उसको हम लुईस बेस कहते हैं, और लुईस बेस की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको क्या कहेंगे लिगेंड कहेंगे। तो उसके वजह से यहाँ पे भी देख लीजिए C2H5 थ्राइस, यानी कि जो फास्फोरस है वो 3 इथाइल मॉलिक्यूल के साथ 3 इथाइल ग्रुप के साथ ज्वाइन हो गया, और दो इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी कि फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो गई 5, यहाँ पे आर्सेनिक की वैलेंसी कितनी हो गई 5, सो यहाँ पे AsC2H5 थ्राइस इज आल्सो नोन व्हिच इज एक्ट एज लिगेंड, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आगे जो टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड जो वाला है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में भी आता है ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ, जिसकी स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगी उसका हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ, स्मॉल बॉन्ड लेंथ जितनी स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी ज्यादा, आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे ये बात बहुत ही सिंपल है, याद रखो, अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि नाइट्रोजन बॉन्ड है और फास्फोरस बॉन्ड है, उसमें बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी, तो आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ कम होगी, और आप जानते हो बॉन्ड एनर्जी 941.4 किलो जूल पर मोल है, आगे हमने पढ़ चुका है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे besides restricting its covalency to 4, nitrogen cannot form d pi bond, याद रखो, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा एनोमलस बिहेवियर्स है। एनोमलस बिहेवियर्स का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन कैसे डिफर है अपने ही ग्रुप में, वो याद रखना है, सही है। तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम जाएंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन एंड बेसिक कैरेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का बोर्ड में पूछा जाता है। तो एक आपको क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे, राइट इन नोट ऑन एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको याद रखना पड़ेगा। अभी ये टॉपिक कंटिन्यू है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, now anomalous properties of nitrogen, and that is we can differ according to reactivity towards hydrogen। यानी कि जो भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे तो हाइड्राइड बनाएंगे। आपको याद रखना पड़ेगा all the elements of group 15 form hydrides। E का मतलब क्या है? यहाँ पे E is equal to, E का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। यहाँ पे ले सकते हो, सभी लोग हाइड्राइड बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डिस्टेंस है, मैटर वी कैन से दैट व्हाटएवर द ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन के बीच में कितना डिस्टेंस है, HEH बॉन्ड एंगल कितना है, डेल्टा H फॉर्मेशन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी चेंज, और यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी भी है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से एक बार, यहाँ पे NH3, PH3, ASH3, SPH3, BiH3 और नोट्स मैंने लिखी है यहाँ पे, जो सारी नोट्स है इसमें कौन सी आएंगी। मेल्टिंग पॉइंट 195.2 मेल्टिंग पॉइंट इसका जो मेजर किया गया होता है, PH3 का 139.5, ASH3 का 156.7, एंटीमनी हाइड्राइड जो है उसका है 185 और BiH3 का नहीं है यहाँ पे। तो NH3 एग्जिबिट, वी कैन से दैट NH3 का सबसे ज्यादा है। उसका रीजन ये आएगा कि अमोनिया वो एक लौता एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। आपको याद रखना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो अमोनिया जो है वो यानी कि सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसके वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा उसका है, उसके बाद में डिक्रीज हो रहा है। तो उसका रीजन ये आएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा, अमोनिया। तो अमोनिया के जो है उसकी प्रॉपर्टी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का क्या है, ज्यादा। उसके बाद में PH3, ASH3, SPH3 और BiH3 आएंगे जिसमें वेरिएशन भी है। तो उसका वजह क्या होगा कि वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल है वो बहुत ज्यादा होगी और वो सेंटर से दूर होगी, उसके वजह से ये जो वेरिएशन है वो ज्यादा जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, अमोनिया एग्जिबिट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, यानी कि सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे EH यानी कि N और H, यहाँ पे P और H, उसका डिस्टेंस यहाँ पे मेजर किया गया है, पिकोमीटर में है 101.7, 141.9, 151.9, 170.7 इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड ब्रेक इजीली होंगे, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उसके वजह से आपको यह कहना पड़ेगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसकी वजह से ये डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। आपको याद रखना पड़ेगा। HEH बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन जब बॉन्ड एंगल बनाएगा यानी कि अमोनिया में, तो इस तरीके से फॉर्मेशन होगा, तो उसको कहेंगे NHNH। तो यहाँ पे HEH लिखा गया है, तो वो बॉन्ड एंगल 107.9 है, यहाँ पे लिखा है 93.6 है, 91.8 है, 91.3 है, ऑलमोस्ट सेम है। ये क्यों है? अकॉर्डिंग टू मीएससीपीआर प्रिंसिपल, यू नो दिस वन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन, सही है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, उसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आता है 107.8, उसके बाद में डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद में डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद में तो सेम हो जाता है, क्योंकि जब सेंटर से हम दूर जाएंगे तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा है डेल्टा HF0, यानी कि यहाँ पे F मींस व्हाट, फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन एंथैल्पी चेंज है किलो जूल पर मोल में, यहाँ पे -46.1 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक है।
जब वो फॉर्मेशन करेंगे तो क्या बनेगा, -46.1 वो रिलीज करेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे नेगेटिव है, ये सारे पॉजिटिव है, एक्सोथर्मिक इन NH3। और उसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे लिखा है, ammonia is a mild reducing agent, while we can say that BiS3 is the strongest reducing agent। वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी चेंज भी है, जो स्टैंडर्ड है 389, बहुत ही ज्यादा है एमोनिया में, 322, 297, 255। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इज डिक्रीजेस, याद रखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन एनर्जी देख लीजिए क्या हो रही है, कम हो रही है। उसकी वजह से हम क्या कहेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस होंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये भी। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर से एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। अमोनिया इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से एक बार बता देता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करे। आपको ये पता होगा कि NO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन आप जानते हो अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट लेकिन माइल्ड है, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं करेगा। यहाँ पे BiS3 आप जानते हो नॉन मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं करते। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। तो यहाँ पे अमोनिया है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन कौन सा है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे BiS3 आप जानते हो बिस्मथ मेटल है, और मेटल के फॉर्म में क्या होता है, मेटल रिलीजेस इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, you know this one from the outermost orbital, and that's why this is considered as strongest reducing agent। आपको याद रखना पड़ेगा, BiS3 is the strongest reducing agent, while ammonia is a mild reducing agent। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, अमोनिया की। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पड़ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट करेंगे, वरना PH3 ASH3 या पे देख लीजिए SpH3 और BiS3 तो इक्वली है। ड्यू टू रीजन क्या आएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमने आगे भी पढ़ चुके हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, एसिडिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप जानते हो तो इट बिकम वेरी इजी। क्योंकि आप जानते हो कि नाइट्रोजन जो है अमोनिया में, जो नाइट्रोजन है वो लोन पर पोजेस करता है, लोन पर पोजेस करेगा, उसका मतलब क्या होता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। याद रखना पड़ेगा। सो बेसिसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, कैसे, तो सबसे ज्यादा किसकी है, अमोनिया की, उसके बाद में PH3 की, उसके बाद में ASH3, उसके बाद में SpH3 और BiS3 की इक्वल ही है। तो क्यों, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। आप जानते ही हो व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम एट द टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, अगर ये आप जानते हो तो बहुत ही इजी हो जाएगा, डिक्रीज होगी, क्योंकि नाइट्रोजन की ज्यादा होगी और बिस्मथ की कम होगी, उसके वजह से हम कहेंगे बेसिसिटी डिक्रीजेस। तो आपको सारे पॉइंट्स याद रखने बनेंगे। फिर से एक बार, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखना पड़ेगा, इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में EH डिस्टेंस, यानी कि जो ब्रेक हो सकता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, जो डिस्टेंस है उसके वजह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए E और H, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम है, उसकी वजह से कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसकी वजह से वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप जान लेते हो तो बहुत इजी रहेगा। डेल्टा HF0 यहाँ पे -46.1 है, यानी कि एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे डेल्टा H0 डिसोसिएशन, वो स्टेबिलिटी याद रखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबल फॉर्म। तो स्टेबल फॉर्म सबसे ज्यादा किसका है, अमोनिया का, उसके बाद में आएगा PH3, उसके बाद में ASH3, उसके बाद में SpH3, बिकॉज ऑफ वी कैन से दैट change in dissociation enthalpy is decreases when we move from ammonia to BiH3।
and that's all from reactivity towards hydrogen. Now next topic is reactivity towards oxygen. Okay, now reactivity towards oxygen. Next second topic is there in lecture 5. Two types of oxides. You know this one, oxides means what? Here E2O3 and E2O5, where E stand for group 15 elements, that is nitrogen, then phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Remember this one, higher oxidation state, more acidic. Remember this one, higher oxidation state, more acidic. You have to remember this one. Acidic character decreases down the group. That means what? As we go from top to bottom at a time, acidic character is decreases. Here, E2O3 of nitrogen and phosphorus, they are purely acidic. Remember this one. Nitrogen and phosphorus, they are purely acidic. Arsenic and antimony, they are amphoteric. That means acidic as well as basic, both character take part by this. Arsenic और antimony क्या है? Amphoteric है. Bismuth is predominantly, we can say that basic. फिर से एक बार, nitrogen and phosphorus purely acidic, arsenic and antimony amphoteric, and bismuth is basic. Remember, this is a very important for MCQ question. So it's a very important. Once again, two types of oxides. One is E2O3, another is E2O5, where E stands for group 15 elements. Higher oxidation states, more acidic. जिसका oxidation state ज्यादा है, वो क्या होगा? More acidic होगा. So acidic character decreases down the group. जब हम top to bottom जाएंगे, तो acidic character क्या होगा? Decrease होगा. आपको याद रखना पड़ेगा. In E2O3, nitrogen and phosphorus purely acidic. Arsenic and antimony is amphoteric and bismuth is predominantly basic compound. So this is all about reactivity towards oxygen. Whatever the terms are there, oxides of group 15 that you have to learn later on. आपको बाद में भी पढ़ने को आएगा, तब हम ज्यादा डिस्कस करेंगे. Third, reactivity towards halogen. Reactivity, halogen means what? Halogen is group 17 elements. Remember, halogen means group 17 elements and it is denoted by X. So first member of halogen is fluorine, then chlorine, then bromine and then iodine. Remember this one. और ये आपको बाद में पढ़ना ही है ग्रुप 17 में, तो आपको याद भी रखना पड़ेगा. तो ग्रुप halogen 17 group. So here which type of halides is possible? आपको याद रखना है EX3 and EX5. That means what? E stand for group 15 elements. But here exception case is there. But nitrogen does not form pentahalides. उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल है ही नहीं. d ऑर्बिटल नहीं है तो ये pentahalides बनाएंगे नहीं. आपको याद रखना पड़ेगा. So but nitrogen does not form pentahalides due to non-availability of the d orbitals in its valence shell. याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाइट्रोजन NH5 फॉर्म करता नहीं है, उसका रीजन यही आएगा, d orbital is not available और atomic size is very small. Another, pentahalides are more covalent than trihalides. Remember this one. Pentahalides are more covalent than trihalides. कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. In EX5 plus 5 oxidation state, in EX3 plus 3 oxidation state, यानी कि ये जो है यहाँ पे जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा. तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स. Plus 5 oxidation states will have more polarizing power than in plus 3 oxidation state. ये भी याद रखो. Plus 5 oxidation state में more polarizing power होता है plus 3 oxidation state के हिसाब से, क्योंकि plus 3 oxidation state में lone of इलेक्ट्रॉन आएगा, इसकी वजह से ये होता है. All the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. All the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. यहाँ पे क्वेश्चन निकलेगा. NF3 is known to be stable. NF3
is known to be stable, but NF5 not. That we learn later on. Except BiF3 are predominantly covalent in nature. फिर से एक बार फिर से देख लो, क्योंकि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट नाइट्रोजन वी कैन से दैट डज नॉट फॉर्म पेंटाइलाइड्स, यानी कि नाइट्रोजन NCl5 NF5 वो फॉर्म नहीं करता. क्यों? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस सेट. Pentahalides are more covalent than trihalides. In EX5 and EX3, oxidation states are +5 and +3 respectively. +5 oxidation state will have more polarizing power than in +3 oxidation state. उसका रीजन ये आएगा कि +5 oxidation state पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता नहीं है. +3 में दो, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. All the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. याद रखो, NF3 is known to be stable. Except BiF3 are predominantly covalent in nature. Predominantly covalent in nature. उसमें क्या आएगा? Covalent nature आएगा. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. Make a screenshot. Maybe ask a question just like write a note on reactivity towards oxygen and halogens according to group 15 elements. ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको यहाँ पे ये सब लिखना पड़ेगा. You have to remember all particular topic. Make a screenshot. Okay, now reactivity towards metals, यानी कि जो भी ग्रुप 15 के एलिमेंट है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे. अगर आपको ये पता हो गया तो बहुत इजी रहेगा ये टॉपिक. E plus M, E यानी कि ग्रुप 15 एलिमेंट, M यानी कि कोई भी मेटल. ओके, E3N2 यहाँ पे अगर देखें तो +2 चार्ज आएगा और मेटल का आएगा -3. सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स E का क्या होगा? +2 और मेटल का क्या होगा? -3. एक एग्जांपल देख लेते हैं. कैल्शियम में रिएक्शन डाइनाइट्रोजन एंड इफ यू अप्लाई हीट, और से कैल्शियम में हीटेड विद in presence of dinitrogen it gives calcium nitride. एक एग्जांपल याद रखो, यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी कौन सी होगी? +2. नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? -3. अगर आपको ये नहीं आता तो ये देख लीजिए, कंप्लीट रिएक्शन में ये बहुत ही बार पूछा गया है. सो Ca की वैलेंसी आएगी +2, नाइट्रोजन की वैलेंसी आएगी -3. जो ये 3 है वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पे, और 2 कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे. तो क्या मिलेगा हमें? Ca3N2. रिमेंबर बाय दिस वे, दिस इज नथिंग बट कैल्शियम नाइट्राइड. इसको क्या कहेंगे? कैल्शियम नाइट्राइड. और बैलेंस कर दो तो बैलेंस हो जाएगा. उस तरीके से आप कैल्शियम फॉस्फाइड बना सकते हो, Ca3P2. सोडियम आर्सेनाइड आर्सेनाइड बना सकते हो, सोडियम आर्सेनाइड. रिमेंबर नेम आल्सो, नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में आपको रीड ही करना है, रीड करके याद रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो सोडियम आर्सेनाइड. जिंक एंटीमोनाइड, जिंक एंटीमोनाइड. मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, आपको याद रखना पड़ेगा, मैग्नीशियम बिस्मुथाइड. यहां पे आपको क्या करना है? ई में क्या करना है? आपको फास्फोरस लेना है पहले में, दूसरे में क्या लेना है? यहाँ पे कैल्शियम लेना है. तो क्या मिलेगा हमें? ये प्रोडक्ट बना दो तो आपका एकदम इजी हो जाएगा. लेकिन हमारी बुक में यही दिया गया है, तो आपको याद रखना है. फिर से एक बार, कैल्शियम को अगर नाइट्रोजन में अगर हीट करते हैं तो कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बना. तो आपको क्या याद रखना है? कैल्शियम की वैलेंसी क्या है? कैल्शियम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अगर कैल्शियम का आपको एटॉमिक नंबर पता है तो बहुत इजी हो जाएगा. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? कैल्शियम एटॉमिक नंबर क्या है? कैल्शियम का 20. 18 स्टेबिलिटी के लिए चाहिए. 18 + 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है. और N2 यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 7 हो जाएगी. एटॉमिक नंबर 7 है. अगर 3 इलेक्ट्रॉन उसको देते हैं तो 7 + 3 क्या होगा? 10. तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कौन सी होगी? नाइट्रोजन स्टेट कौन सा आएगा? -3. तो यहाँ पे Cu + 2 और N - 3. इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो. बहुत ही इजी टॉपिक है. अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. उसी तरह से रिएक्शन बनेंगे. तो वही तो रिएक्टिविटी है. तो आपको ये याद रखना है, Ca3P2 यानी कैल्शियम फॉस्फाइड
Na3HCl यानी सोडियम आर्सेनाइड, Zn3sp2 यानी जिंक एंटीमोनाइड, and Mg3Bi2, this is a bismuth and 2 is in a subscript. Remember, 2 is in a subscript. याद रखना पड़ेगा Bi2. So magnesium bismuthide. कोई भी फॉर्मूला पूछी जा सकती है, तो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स भी यहाँ पे पूरा कर दिया हमने, खत्म कर दिया है ये टॉपिक, हमने फिनिश किया है। आगे आपके एग्जांपल दिए गए हैं, वो याद रखो। एग्जांपल है यानी कि जो प्रैक्टिस के एग्जांपल है वहां पे लिखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको टॉपिक पता चल गया तो बहुत इजी रहेगा। और ये हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन एक बार फिर से, दो नाइट्रोजन exhibit +5 oxidation state, it does not form pentahalides, ये रीजन। तो आपको क्या रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अब क्वेश्चन पे सोचो, +5 oxidation state तो बनाएगा ही, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z is equal to 7, आपको पता है नाइट्रोजन, यहाँ पे अगर लिखें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखिए सॉरी, नाइट्रोजन Z is equal to 7 He 2s2 2px1 2py1 और 2pz1 है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है तो वो रिलीज कर देगा। लेकिन हैलाइड बनाने के लिए आपको d ऑर्बिटल चाहिए ही चाहिए, तो आपको क्या याद रखना है कि नाइट्रोजन में ओनली s and p ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, यहां पे इट डज नॉट हैव, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इट डज नॉट हैव d ऑर्बिटल्स टू एक्सपांड इट्स कोवेलेंस बियॉन्ड 4। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितनी कोवेलेंसी बनाता है, 4, हमने आगे डिस्कस किया था। NH4+ में कितनी वैलेंसी आती है, कोवेलेंसी +4, आप जानते ही हो, तो वो याद रखना है। तो उसी हिसाब से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया। और इस तरीके से बोर्ड में एक टेक्निक निकला है कि 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रख देंगे तो 3 मार्क्स हो जाएगा, तो वो आपको याद रखना है। अगर आपने सही आंसर दे दिया, यहाँ पे इतना ही लिखा कि d ऑर्बिटल टू एक्सपांड इट्स कोवेलेंस बियॉन्ड 4, तो पूरा 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और बोर्ड में जो पूछा गया है ये क्वेश्चन ये है, एग्जांपल नंबर 7.2 जो दिया है टेक्स्ट बुक में ही है, और ये बोर्ड में पूछा गया है, PH3 has lower boiling point than NH3। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट लोअर और हायर जो भी आता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा। 11th स्टैंडर्ड में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार, इन NH3 molecules हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड स्टेट, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जो अटैच है वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और why PH3 molecules are not form hydrogen bonding in liquid state। अगर आपने ये लिख दिया ये पूरा, तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इतना ही लिखना है, दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमोनिया जो लिक्विड स्टेट में है वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन PH3 वो बनाता नहीं है। तो ये टॉपिक भी हमने खत्म कर लिया है। अब आगे का जो लेक्चर 6 आएगा वो प्रिपरेशन ऑफ, ये क्वेश्चन ही निकलेगा, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको लेक्चर नंबर 6 में वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा ही याद रखना है, दूसरा कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर याद रह गया तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।